आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ऑनलाइन फेम पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज छात्रों, मैं बीएससी एजी के जो 5th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका जो सब्जेक्ट है पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इस कड़ी में मैं आपको जो है अभी तक जो है आपको पेस्ट ऑफ कॉटन के बारे में पढ़ाया था, यानी कपास की फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख कीट हैं उसके बारे में आपको जो है वो पढ़ा रहा था। तो उसी के अंतर्गत मैं आपको जो है वो आज पढ़ाऊंगा स्पॉटेड बॉल वार्म के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए जो है मैं अपने टॉपिक को यहीं पर स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्पॉटेड बॉल वार्म इसका मतलब होता है कपास की धब्बेदार सूड़ी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कपास की धब्बेदार सूड़ी, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पॉटेड बॉल वार्म, यानी कपास की धब्बेदार सूड़ी। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये जो है वो कॉटन क्रॉप का यानी कपास की फसल का जो है वो एक प्रमुख कीट होता है। ये जो है वो कॉटन की फसल में यानी कपास की फसल में जनरली 40 से 50% तक इसके द्वारा हानि होती है। लेकिन जो है वो कभी कभी इसका इन्फेस्टेशन फसल में ज़्यादा हो जाने से लगभग 80% 90% तक जो है वो हानि जो है वो देखी गई है। यानी जनरली जो इस कीट के द्वारा हानि होती है वो 40 से 50% की होती है। लेकिन अगर अधिक इन्फेस्टेशन हो गया फसल के अंतर्गत, अधिक मात्रा में इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई फसल के अंतर्गत, तो ये जो है वो 80 से 90% जो है वो फसल को जो है वो नष्ट जो है वो कर देते हैं। ये जो है वो कॉटन यानी कपास की फसल के जो है वो प्रमुख कीट के अंतर्गत जो है वो आते हैं। यानी जो सबसे प्रमुख कीट हैं उसकी श्रेणी में जो है वो इनको जो है वो रखा गया है। तो कपास को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। तो जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, धब्बेदार सूड़ी। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर इसकी इमेज जो है देख रहे होंगे, ये जो है वो कॉटन की बॉल है, और कॉटन की बॉल के अंदर जो है वो कीट जो है वो ये जो है वो प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार से ये कीट का जो फिजिकली रूप से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे वो इस प्रकार से जो है वो करेंगे। तो ये जो है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके जो है स्क्रीन पर जो है वो देखिए धब्बेदार जो है वो काले कलर के जो है वो धब्बे पड़े हुए हैं। तो इसी के कारण जो है वो जो ब्लैक स्पॉट्स हैं इसके ऊपर जो है वो उसी के कारण इसको धब्बेदार सूड़ी के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो काले कलर के धब्बे होते हैं और इसके ऊपर जो है वो रोएं निकले होते हैं। इस प्रकार से जो है हम इसको फिजिकली रूप से जो है वो देख करके इसको आइडेंटिफाई जो है आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से कॉटन की बॉल को जो है वो प्रभावित करता है और उसकी गुणवत्ता को जो है वो कम कर देता है। यानी जो कॉटन क्रॉप होती है उसके बॉल्स में प्रवेश करके उसको नुकसान पहुंचाता है, और जो कपास की गुणवत्ता होती है, रेशे की जो गुणवत्ता होती है, उसको बिल्कुल डिक्रीज जो है वो कर देता है, जिसके कारण जो है वो कम गुणवत्ता वाली कपास जो है वो प्राप्त होती है, और वो जो है बिल्कुल ही जो है वो हमारे लिए काफ़ी, यानी उसकी गुणवत्ता जब कम होगी तो उसका मार्केट वैल्यू भी जो है वो घट जाता है और किसान को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इस महत्वपूर्ण कीट के बारे में मैं आपको जो है वो डिटेल से जो है वो पढ़ाता हूँ। तो इसका मैं जो है वो उसका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको सबसे पहले जो है वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके अन्य नाम क्या हैं। इसके अन्य नाम जो होते हैं वो है चितकबरी सूड़ी, यानी जनरली गांव में इसको जो है वो जो फार्मर्स जो है वो कॉमन नेम जो इसका लोकल नेम है वो चितकबरी सूड़ी के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम होता है एरिस विटिल्ला फैबिया स्टोल। जनरली जो है जो स्पॉटेड बॉल वार्म होता है, ये धब्बेदार जो सूड़ी होती है उसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं? पहले जो प्रजातियां होती हैं उसका साइंटिफिक नेम है एरिस विटिल्ला के नाम से इसको जानते हैं, और दूसरी जो प्रजाति होती है एरिस इंसुलेना बोसिलिस के नाम से जानते हैं। पहली जो प्रजाति होती है एरिस विटिल्ला और दूसरी जो प्रजाति होती है एरिस इंसुलेना के नाम से जो है इसको जानते हैं। तो ये जो है वो दो प्रकार की जो है वो प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं। इसको जनरली हम इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम देख करके इन दोनों प्रजातियों को हम आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे भी बताता हूँ। तो इसके अलावा जो है जिसका ऑर्डर होता है यानी इसका गण होता है वो होता है लेपिडोप्टेरा,
ये किस गण का कीट होता है? लेपिडोप्टेरा गण का है, यानी जो इसका ऑर्डर होता है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है। लेपिडोप्टेरा क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर होता है इंसेक्ट का। इसके बाद होता है फैमिली। फैमिली जो होती है उसकी सिम्बिडेई, फैमिली जिसका जो परिवार होता है उसको कहते हैं सिम्बिडेई के नाम से जो है जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है इसका होता है। इसके अलावा जो है इसके कुछ होस्ट प्लांट होते हैं, यानी जो पोषक पौधे होते हैं। पोषक पौधे जो है मोस्टली जो है जो मालवेसी कुल होता है, जिसके अंतर्गत जो है कपास, भिंडी आदि आती हैं, वो मालवेसी कुल का जो है वो ये मुख्य कीट जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो जैसे कपास हो गया, भिंडी हो गया, सनई, गुड़हल, हालीहॉक तथा मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उस पे इनकी उस फसल में जो है वो इस कीट का प्रभाव जो है वो ज़्यादातर देखा गया है। इसका जो वितरण होता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भारतवर्ष के अतिरिक्त जो है वो लंका, बर्मा, पाकिस्तान, मिस्र तथा अफ्रीका में भी पाया जाता है। यानी जब हम विदेशों की बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, तो ये भारतवर्ष के अलावा जो है वो श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, मिस्र तथा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर यह मुख्यतः जो है वो पाया जाता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो है वो यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास, गुजरात, उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली, पंजाब आदि प्रांतों में जो है अधिकता जो है वो पाया जाता है। तो भारत में से एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मैसूर हो गया, आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के जो है वो अलग अलग राज्यों में जो मुख्यतः ये जो है वो पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्षति एवं महत्व का, यानी इसका जो है वो नेचर ऑफ डैमेज है। क्या बात करते हैं? यानी नेचर ऑफ डैमेज, नेचर ऑफ डैमेज। तो जब हम नेचर ऑफ डैमेज की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यह कीट जो है वो पूरे वर्ष जो है वो एक्टिव रहता है। ये कीट मुख्यतः जो है वो पूरे वर्ष एक्टिव रहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में जो है इसकी क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है और ठंडी के दिनों में इसकी क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और जब तापमान अधिक हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब इसकी जो एक्टिविटी होती है, फसल को प्रभावित करने की क्षमता होती है, वो जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है वो इसके जो मुखांग होते हैं वो काटने तथा चबाने वाले होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। यानी इनके जो मुखांग होते हैं वो काटने एवं चबाने वाले होते हैं, यानी बाइटिंग एंड चेविंग टाइम मुखांग होते हैं, जिससे ये फसल को जो है वो प्रभावित जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो है वो इस कीट के द्वारा जो है वो बहुत अधिक क्षति होती है। इसको लेफ्रॉय ने कहा गया है। लेफ्रॉय 1906 ने जो है यहाँ तक कहा है कि इसके द्वारा जो है वो टिड्डियों यानी लोकस्ट, टिड्डियों यानी लोकस्ट, जो लोकस्ट होती हैं, जो टिड्डियाँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फसल को हानि पहुंचाती हैं। उनसे भी ज़्यादा जो है वो इसके द्वारा जो है वो हानि जो है वो देखी गई थी। तो जो लेफ्रॉय जो साइंटिस्ट थे 1906 ईस्वी में उन्होंने यह देखा जो है वो कि जो धब्बेदार सूड़ी होती है उसके द्वारा जो है वो कपास की फसल को जो हानि होती है वो जो है वो टिड्डियों से कहीं अधिक होती है। यानी टिड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो फसल को, उन टिड्डियों के भी जो है बाइटिंग एवं चेविंग टाइप मुखांग होते हैं, काटने एवं चबाने वाले मुखांग होते हैं, वो क्या करती हैं, फसलों के जो वनस्पतिक भाग होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो जो वनस्पतिक भाग होते हैं पूरे भाग को जो है वो खा करके चट कर देती हैं। कहीं उनसे भी ज़्यादा जो है वो नुकसान जो है वो धब्बेदार सूड़ी जो है वो पहुंचाती है। इस किसने कहा है? लेफ्रॉय ने कहा है। लेफ्रॉय 1906 ईस्वी में कहा है। तथा मिस्र ने 1935 के अनुसार यह कीट 40 से 50% जो है वो हानि जो है वो पहुंचाता है। तथा मादा जो क्या करती है? मादा सबसे पहले जो है वो पौधों के कोमलांगों में अंडे देती है। तो मादा जो फीमेल्स होती है, फीमेल एडल्ट होती है, जो कपास की फसल के जो कोमल भाग होते हैं, चाहे वो पत्तियां हो गई, चाहे वो फूल हो गए, चाहे वो कलियां हो गई, चाहे वो उनकी बॉल हो गई जिसमें काटन का निर्माण होता है, तो मुलायम अंग जो होते हैं उस पे अंडे जो है वो देती है। तो इसके पश्चात जो है वो तथा जो है वो अंडे जो है वो निकल करके कोमल पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में मुलायम टहनियाँ जो है छेद करके सुरंग बना करके रहती है और फलस्वरूप जो है वो कोमल टहनी जो है मुरझा करके रुक जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो
अंडे देने के बाद जो उससे जो है वो लार्वा निकलती हैं, जो सूड़ियाँ निकलती हैं, वो क्या करती हैं, सबसे पहले पत्तियों के जो है वो फूलों के कोमल भागों को खाती हैं। कोमल भागों को, पत्तियों को खाते हुए जो है वो आपके जो टहनियाँ होती हैं, मुलायम टहनियाँ होती हैं, जो प्लांट की ब्रांचेस होती हैं, उस पे जो है वो टनल्स का निर्माण करती हैं, सुरंग का निर्माण करते हुए उसके अंदर जो है वो प्रवेश कर जाती हैं। जैसे हम आपको बता दें कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है, इस प्रकार से प्लांट है, इसकी पत्तियां हैं, ये एक प्रकार से प्लांट है, ये इसकी पत्तियां हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो इसकी टहनियाँ हैं उसमें जो है वो सुरंग जो है वो बना लेते हैं और टनल्स का निर्माण करके जो है वो मुलायम टहनियों के अंतर्गत जो है वो टनल्स का निर्माण करके उसके सुरंग में जो है वो एक प्रकार से अंदर प्रवेश कर जाती हैं और धीरे धीरे जो है वो मुलायम भाग को अंदर मुलायम भाग को खाना जो है वो प्रारंभ कर देती हैं, जिससे क्या होता है, पौधा जो है वो जो टहनियाँ होती हैं वो झुक जाती हैं, पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ दिखाई देता है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो अगर कॉटन की फसल की फील्ड में आप जाते हैं, अगर जो उसकी टहनियाँ हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, उसको बिल्कुल मुरझाया हुआ, मुड़ा हुआ देखिए तो समझ जाइए कि उसमें धब्बेदार सूड़ी का जो है प्रकोप जो है वो हुआ है। तो जब अंदर ही अंदर जो है वो ये सूड़ियाँ क्या जो है वो खा लेती हैं प्लांट्स के भाग को, तो जो है वो पौधा की टहनियाँ बिल्कुल टूट जाती हैं, मुरझा जाती हैं और पौधा बिल्कुल टहनियाँ सूख जाता है, पौधा धीरे धीरे जो है वो पूरा सूख जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो सिम्टम जो है प्लांट्स में जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तथा कपास के छोटे छोटे गोलों में छेद करके सूड़ी अंदर घुस जाती है और जब टहनियों के पश्चात जो है वो जब उसमें बॉल्स का निर्माण होता है, छोटे छोटे गोले बनते हैं जिसमें कपास बनती है, जिसको कॉटन बॉल्स के नाम से हम जानते हैं। तो जब बॉल का निर्माण होता है तो ये जो मुलायम बॉल्स होते हैं उसके अंदर जो है वो प्रवेश कर जाती हैं और जो है वो तथा प्रवेश द्वार को जो है वो मल से जो है वो बंद कर देते हैं। तो ये जब जो है जो उनके बॉल्स होते हैं जिसमें काटन का निर्माण होता है, ये उन्हें मुलायम जो छोटे बॉल्स रहते हैं उन्हीं के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाती हैं और प्रवेश करने के बाद जो है वो क्या करती हैं कि उनके मल द्वार को जो है वो अपने जो वेस्ट मटेरियल उनके शरीर से निकलता है उससे जो है उस रास्ते को क्या करती हैं, बंद कर देती हैं। मैं आपको थोड़ा पुरानी इमेज में दिखाना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जो है इसमें आप देखे होंगे, ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल। तो ये जो कॉटन बॉल है वो इस प्रकार से जो है आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या है, इसमें इसके अंदर जो है वो कॉटन का निर्माण होता है, इसी बॉल्स के अंदर जो है वो रुई का निर्माण जो है वो होता है। तो ये क्या करती हैं, ये जो है जो मुलायम टहनियाँ, मुलायम जो बॉल्स होती हैं, ये उसके अंदर जो है वो छेद करके प्रवेश कर जाती हैं और फिर क्या करती हैं, अपने मल से जो है वो अपने शरीर के जो स्क्रीट्रा होता है, जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है, उससे क्या करती हैं, इस छिद्र को जो है वो बंद कर देती हैं और बंद करने के पश्चात जो है उसी के अंदर जो है वो पूरे बॉल्स के जो आपके अंदर भाग होते हैं, आपके बॉल्स के अंदर का जो भाग होता है जिससे रुई का निर्माण होता है, उसको जो है वो खा जाती हैं और खाने के पश्चात जब ये पूर्ण विकसित हो जाती हैं, जब सूड़ियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं तो ये फिर से जो है वो बाहर की ओर निकल आती हैं, जैसा कि आप लोग इसमें जो है वो देख रहे होंगे कि ये बाहर की ओर जो है अब निकल रही हैं। जब पूर्ण विकसित हो जाती हैं सूड़ियाँ तो फिर से बाहर होकर के ज़मीन के नीचे जो है वो जो पत्तियाँ पड़ी होती हैं उसी में प्यूपा में कन्वर्ट जो है वो हो जाती हैं। तो इसके अलावा जो है वो इन्हीं गोलों के अंदर जो है वो जो इनके बॉल्स होते हैं उनके अंदर जो है सूड़ी बीजों तथा गूदे को खाती हैं। तो जो बॉल्स होते हैं उसके अंदर प्रवेश करके जो उसका जो है वो गूदा होता है, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं जहाँ पर रुई का निर्माण होता है और तथा जहाँ पर बीज का निर्माण होता है, उसको जो है खाना जो है वो प्रारंभ कर देती हैं। इसमें जो है वो जिससे अन्य सूक्ष्म जीवों का, तो ये क्या होता है कि जब ये खाना जो है वो प्रारंभ कर देती हैं तो बॉल्स जो होती है वो इमेच्योर स्टेज में, यानी पूर्ण परिपक्व होने के पहले ही जो है बॉल जो है वो फट जाती है। यानी जब जो बॉल्स होती है जिसमें काटन का निर्माण होता है वो पूर्ण परिपक्व होने पर, पूर्ण परिपक्व यानी कंप्लीट मैच्योरिटी के पहले ही प्री मैच्योरिटी स्टेज में ही जो है वो फट जाती है और फटने के पश्चात क्या होता है,
उसमें जो है वो तमाम प्रकार के जो फंगस बैक्टीरिया होते हैं उसका भी अटैक हो जाता है और बाल जो होती है वो रोग ग्रसित पूरी तरह से जो है वो हो जाती है। यानी इंसेक्ट का प्रकोप तो होता ही है, साथ साथ बहुत सारे जो अदर पैथोजेंस हैं, अदर रोग कारक हैं, फंगस बैक्टीरिया जो है वो भी जो है वो उसका भी आक्रमण जो है वो फसल में हो जाता है, जिससे जो है वो जो फसल यानी जो कपास की गुणवत्ता होती है वो पूरी तरह से जो है वो खराब हो जाती है। उसमें निम्न क्वालिटी का जो है वो रेशा प्राप्त होता है जो धागा बनाने के प्रतिकूल होता है। इस प्रकार से जो है वो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो बहुत ही खराब किस्म की रुई मिलती है तथा किस्म के ऊपर दोनों में ही जो है वो प्रभाव पड़ता है, तथा जो है वो जो बहुत खराब किस्म की जो है वो रुई प्राप्त होती है तथा उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में जो है वो घट जाता है। अधिक आक्रमण होने पर जो है वो क्षति लगभग 80% तक जो है हो जाती है। मैंने अभी को पहले ही बताया था कि अगर अधिक मात्रा में इस कीट का इन्फेस्टेशन हो गया है फसल में तो उसके द्वारा जो है वो 80 से 90% जो है वो हानि जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जो है इसकी बात करेंगे कि इसका लाइफ साइकिल क्या है, यानी इसका जो है जीवन इतिहास, लाइफ साइकिल। तो इसका जो जीवन इतिहास होता है वो जो है वो पूर्ण आपका जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें जो है वो पूर्ण जीवन चक्र जो है वो पाया जाता है। पूर्ण जीवन चक्र मतलब इसमें आपका एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इसीलिए इसको जो है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल यानी पूर्ण जीवन चक्र के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है अंडे की अवस्था यानी एक्स, ठीक है ना। तो जो एक्स स्टेज होती है, एक्स जो होते हैं वो प्रौढ़ बनने के 2-3 दिन बाद जो है वो नर तथा दूसरी मादा देना जो है वो अंडे जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। तो जो फीमेल्स होती है वो एडल्ट होने के 2 से 3 दिन के पश्चात जो है वो एग लेइंग करना जो है वो प्रारंभ कर देती है। अंडे जो है वो कहाँ पर देते हैं, अंडे पौधे के मुलायम भागों, पत्तियों, कलियों, फूलों तथा छोटे गोलों को जो है वो देती हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं वो एग लेइंग कहाँ पर करती हैं, जो मुलायम भाग होते हैं इनके प्लांट्स के, जैसे आपकी टहनियाँ हो गई, आपके पुष्पक्रम हो गए, आपके जो है वो आपके बॉल्स हो गए, तो जो मुलायम भाग होते हैं वहाँ पर ये जो है वो एग लेइंग जो है वो करती हैं। तो ये जो है वो अपने जीवन काल में लगभग 200 से 250 अंडे जो है वो देती हैं। यानी एक मादा जो होती है, फीमेल्स जो होती हैं, अपने पूरे जीवन में जो है वो लगभग 200 से 500 अंडे तक जो है वो देती हैं, तथा 3 से 4 दिनों में तथा जाड़ों में 8 से 9 दिनों पकड़ के फूटता है। तो जो जाड़ों के दिनों में जो अंडे का जो परिपक्व का एग मैच्योरिटी का जो टाइम होता है वो 3 से 4 दिनों का होता है, और ठंडी के दिनों में जो है लगभग 8 से 9 दिनों का जो है वो एग मैच्योरिटी का टाइम जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो जो इनकी लार्वी होती है, जो इनकी सबसे हानिकारक अवस्था होती है वो होती है सूड़ी अवस्था, जिसको हम लार्वा के नाम से, लार्वी स्टेज के नाम से जानते हैं। तो लार्वी स्टेज इज़ द वेरी हार्मफुल स्टेज ऑफ द इंसेक्ट, यानी वेरी हार्मफुल स्टेज जो इस इंसेक्ट की होती है उसको लार्वी स्टेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि लार्वी जो है वो सबसे ज़्यादा इसको जो है वो हानि जो है वो पहुंचाती है। तो लार्वी जो होती है वो एग से निकलने के पश्चात एग के लगभग 3 से 4 दिन के बाद जब एग मैच्योर हो जाते हैं तो उनसे जो है वो लार्वी निकलती हैं। लार्वी जो है, जो सूड़ियाँ होती हैं, वो सबसे पहले जो है वो कोमल भागों को खाती हैं, जो पत्तियां होती हैं उसको खाना प्रारंभ कर देती हैं, और पत्तियों के साथ साथ जो है वो जो मुलायम टहनियाँ होती हैं उसमें जो है वो टनल्स बना, सुरंग बना करके उसमें जो है वो प्रवेश कर जाती हैं, फिर उसको खाती हैं, जिससे जो है वो जो इनकी शाखाएं होती हैं बिल्कुल मुरझा जाती हैं, टूट जाती हैं, और उसके पश्चात जो है जब उसमें बॉल्स का निर्माण होता है तो उसको भी जो है वो मुलायम बॉल्स के अंदर जो है प्रवेश कर जाती हैं और उसको खाना जो है वो प्रारंभ जो है वो कर देती हैं। इनकी जो लंबाई होती है, इनका जो सबसे पहले कलर होता है वो हल्के श्वेत रंग का जो है वो होता है, और इनका सिर जो होता है वो काले रंग का होता है। इसको हमको आइडेंटिफाई करना है। इनका जो शरीर होता है सबसे पहले वो हल्का सफ़ेद कलर होता है, और जो सिर होता है, इनका हेड होता है वो काले रंग का होता है। इनकी लंबाई जो होती है वो लगभग 1.2 से 1.3 mm की होती है। तो जब शुरुआत में जो है इनकी लंबाई होती है 1.2 से 1.3 mm तक होती है, और जब फुल्ली डेवलप हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, पूर्ण विकसित सूड़ी हो जाती है,
उस समय इनकी लगभग लंबाई जो है वो 25 mm तक जो है वो हो जाती है। ये जो है वो सूढ़ी केवल 24 घंटे तक ही बाहर जो है वो रहती है, ठीक है ना। सूढ़ी जो है वो केवल 24 घंटे तक बाहर रहती है, उसके बाद वो जो है प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाती है। ये जो है 3 से 4 बार त्वचा निर्मोचन जो है वो पूर्ण विकसित हो जाती हैं, यानी जो इनका मोल्टिंग पीरियड होता है वो 3 से 4 बार होता है। हमने आपको बताया था पहले भी कि कीट जो है विकसित होने के लिए मोल्टिंग क्रिया करते हैं। मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग क्रिया के द्वारा जो है एक प्रकार से अपने शरीर से एक प्रकार का प्रोटीन सेक्रीट करते हैं। वो प्रोटीन से जो है वो एक प्रकार के कुटिकल का निर्माण होता है, इनके शरीर के ऊपर ऊपरी परत का निर्माण होता है, जिसको हम जो है वो एपिडर्मिस के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये जो है परत क्या करती है, इनको प्रोटेक्शन काम करती है, और जब कीट जो है वो फुल्ली डेवलप्ड होते जाते हैं तो ये परत जो है वो टूटती जाती है और नई कुटिकल को जो है वो ग्रहण करते हैं। तो एक कुटिकल से दूसरी कुटिकल को जब ग्रहण करते हैं उसी क्रिया को हम जो है वो मोल्टिंग के नाम से जानते हैं। तो मोल्टिंग क्रिया, जो मोल्टिंग प्रोसेस है, उसके द्वारा कीट्स का जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो लगभग 3 से 4 मोल्टिंग के पश्चात जो है वो कीट जो है वो फुल्ली जो है वो एक प्रकार से फुल्ली डेवलप्ड स्टेज में पहुंच जाता है। तो 3 से 4 बार जब त्वचा निर्मोचन होता है इसमें, तो सूढ़ी पूर्ण विकसित जो है हो करके क्रिमकोश यानी प्यूपा में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा जो है वो सूढ़ी को पूर्ण विकसित होने से गर्मियों में 10 से 12 दिन लग जाता है तथा जाड़ों में जो है वो 15 से 25 दिन लग जाता है। यानी गर्मी और ठंडी का जो है यानी उच्चतम तापमान और निम्नतम तापमान का इस कीट पे जो है प्रभाव होता है। तो जब उच्च तापमान होता है तो कीट जो है वो जल्दी से डेवलप करता है, और जब निम्न तापमान होता है तो धीरे धीरे डेवलप करता है। उसमें जो है क्या होता है कि जैसे 10 से 12 दिन लग जाता है जाड़ों में, और गर्मी के दिनों में 15 से 20 दिन जो है वो लग जाता है। इसके अलावा जो है कि जैसे जो पूर्ण विकसित हो जाने पर दरारों में जो है 5 से 25 mm नीचे जा करके कोशावस्था में बदल जाती है। तो जब पूर्ण विकसित जो है वो सूढ़ी हो जाती है तो वो जो है वो आपके बाहर निकल आती है, यानी अगर बॉल्स के अंदर है तो वो जो है पूर्ण विकसित होने पर जो है वो बाहर निकल आती है, और बाहर जो है वो जो पौधे होते हैं कपास के, उसके नीचे जो है वो जो घास वगैरह पड़ी होती हैं, पत्तियां पड़ी होती हैं, या फिर जो दरारें होती हैं मिट्टी के अंदर, वहाँ पर वे जो है वो कोशावस्था यानी प्यूपेशन में जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं। वहाँ पर जहाँ जो दरारें होती हैं या फिर पत्तियों के नीचे घास घूस के पास में जो है वो ये अपना जो है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी आपके प्यूपेशन में चली जाती हैं, प्यूपेशन में चली जाती हैं। आइए प्यूपेशन के बारे में जानते हैं। कृमिकोश जो होता है उसको प्यूपा के नाम से जो है वो जानते हैं। तो जो प्यूपा होती हैं सूढ़ी मटमैले रंग का कोश बनाती हैं, जिसका अगला सिर जो है वो रेशेदार तथा पिछला जो है सकरा जो है होता है। तो ये जो है क्या करती हैं, एक मटमैले कलर के जो है वो कोश का निर्माण करती हैं। तो ये जो कोश होता है मटमैले कलर का, इससे क्या करती हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से वो है जो ढक लेती हैं, और ढकने के पश्चात क्या होता है, इसमें जो है वो इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे विंग्स डेवलपमेंट, माउथ पार्ट डेवलपमेंट, एंटीनी का डेवलपमेंट, ये कब होता है, ये प्यूपा अवस्था में होता है, यानी क्रिमकोश अवस्था में जो है इनका डेवलपमेंट जो है वो होता है। तो क्रिमकोश अवस्था जो होती है उसमें जो है वो इनकी लंबाई लगभग 12 mm की होती है। तो जो प्यूपा होता है उसकी लंबाई करीब 12 mm होती है, तथा चौड़ाई जो होती है वो 4 से 5 mm की जो है वो होती है। कोशावस्था गर्मी तथा बरसात में 3 से 15 दिन की होती है। तो जो प्यूपावस्था होती है वो जो है वो बरसात के दिनों में 5 से 15 दिन की होती है, और जाड़े के दिनों में जो है वो 18 से 31 दिन की होती है। तो ये तापमान का असर जो है इनके ऊपर पड़ता है, उसमें इनका जो है वो जो टाइमिंग होता है, जो पीरियड होता है, वो जो है वो डेवलपमेंट का पीरियड जो होता है वो बढ़ एवं घट जाता है। इस प्रकार से जो है वो इसके पश्चात जो होता है, यानी इतने दिन के पश्चात जो है वो ये प्रौढ़ में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं, एडल्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो इनकी जो है वो जो प्रौढ़ होते हैं उनमें जो है वो क्या होता है
कि यह कीट लगभग 12 mm लंबा होता है, जिसका पंख विस्तार जो है वो होता है 21 mm का होता है। इसके जो है वो 2 जोड़ी पंख होते हैं, अगले पंखों के मध्य में एक चौड़ी हरी धारी होती है। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि इनकी जो है वो 2 प्रजातियां होती हैं। 2 प्रजातियों में सबसे पहली जो प्रजाति होती है उसको एयरिस विटिल्ला के नाम से जो है वो जानते हैं। तो वो जो है वो लगभग 12 mm की होती है, जिसका विस्तार जो है वो 21 mm का होता है, और इसमें जो है वो 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, और इसके मध्य में जो है वो हरी जो है वो चौड़ी हरी धारियाँ जो है पाई जाती हैं। तो जैसा कि आप लोग जो है वो इमेज में इसको जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें जो इसका विंग वेनेशन है यानी पंख विस्तार होता है वो 21 mm का होता है, और पंखों के मध्य में यानी जो आप मध्य में देख रहे हैं एक चौड़ी जो है वो हरी धारियाँ जो है वो पाई जाती हैं। इस प्रकार से हम जो है वो एरिस विटिल्ला को हम आइडेंटिफाई आसानी से जो है वो कर सकते हैं, यानी इनकी पहचान जो है इस प्रकार से देख करके हम आसानी से जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एरिस इंसुलेना जो एरिस इंसुलेना होता है वो इनकी दूसरी प्रजाति होती है। तो ये कीट आकार में लगभग पहले ही जैसा होता है। इनकी जो है वो अच्छी पहचान यह है कि इन कीट के अगले जोड़ी पंख जो होते हैं हरे रंग के होते हैं। तो लगभग सेम होते हैं दोनों में, लेकिन इस कीट का जो है वो मुख्य पहचान क्या है, इनके जो अगले जोड़ी पंख होते हैं यानी हाइंड जो विंग्स होते हैं वो एक प्रकार से जो है वो हरे रंग के होते हैं, जैसा कि आप लोग जो है वो स्क्रीन पर जो है वो देख पा रहे हैं। इनका प्रकोप जो होता है वो शुष्क प्रदेशों में अधिक होता है। जो हमारे जहाँ पर तापमान जो है वो अधिक होता है, जो हमारे ड्राई लैंड के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इनका प्रकोप जो है वो देखा ज़्यादा गया है। इसके अलावा जो है वो इनके जो नर होते हैं वो मैथुन के पश्चात जो है वो मर जाते हैं, और मादा जो है 10 से 30 दिनों जो है वो जीवित जो है वो रहती है। तो जो इनके मेल होते हैं वो मेटिंग करने के पश्चात जो है उनकी डेथ हो जाती है, और जो फीमेल होती हैं वो लगभग 10 से 30 दिन तक जो है वो जीवित जो है वो रहती हैं। इनका पूरा जीवन चक्र जो होता है वो 31 से 35 दिनों का होता है, यानी जो टोटल लाइफ साइकिल इनका होता है TLC जिसको कहते हैं वो होता है 31 से लेकर के 35 डेज का। यानी इनका जो पूर्ण जीवन होता है, जो टोटल लाइफ साइकिल होता है इनका, वो होता है 31 से 35 दिनों का। इसके अलावा जो है अब बात करेंगे हम इनके नियंत्रण की, किस प्रकार से इनका जो है हम नियंत्रण करेंगे या किस प्रकार से इनका हम जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो जब फसल की कटाई हो जाती है तो उसी खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से जो है वो इसकी छिपी हुई सूढ़ी को नष्ट कर देना चाहिए। यानी जब फसल की कटाई हो जाती है कपास की तो उस अवस्था में जो है हमको क्या करना चाहिए, MBP प्लाऊ यानी मोल्ड बोल्ड प्लाऊ जो है वो मिट्टी पलट यंत्र के द्वारा जो है वो खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए। खेत की गहरी जुताई करने से क्या होता है, जो इसके एग लार्वा प्यूपा एडल्ट जो भी मिट्टी के अंदर पड़े होते हैं वो सारे जो है वो धूप के संपर्क में आ जाते हैं और वो जो है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर अगली बार जब हम कॉटन की फसल लेते हैं तो उस पर इनका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो है वो खेत के पास जो है उग रहे मालवेशी कुल के पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। तो यदि हमको खेत के आसपास जो है वो मेड़ों पर जो तमाम प्रकार के पौधे हैं, वीड्स हैं तथा मालवेशी कुल के अगर प्लांट्स हैं तो उसको जो है वो उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा जो है वो ग्रसित रोग कीट ग्रसित जो है पत्तियां टहनियाँ आदि को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। यदि कोई पौधे हैं मालवेशी कुल के, उन पे कीट का प्रभाव अगर है, आसपास कोई है, तो उसको उखाड़ करके जो है वो जला देना चाहिए। खेत को बिल्कुल चारों तरफ से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर रखना चाहिए। किसी प्रकार के अनावश्यक खरपतवार जो है वो नहीं उगे न होने चाहिए मेड़ों के ऊपर। इसके अलावा जो है पौधे की फुनगी मुरझाकर लटकी हुई दिखाई देने पर उसे तोड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। यदि आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं जा करके खेत में आप निरीक्षण कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी भी आप फसल में देखेंगे कि उसकी फुनगी जो होती है, जो उसका टॉप पोर्शन होता है आपकी कपास की फसल का, वो मुरझाया हुआ टूटा हुआ दिखता है, तो वहीं से तोड़ करके उसको जो है वो नष्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, वो कीट वहीं पर जो है वो नष्ट हो जाता है, फिर उसके एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और उनकी संख्या जो है वो नियंत्रित जो है हो जाती है, जिससे फसल पर प्रभाव जो है उसका कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो है वो पत्तियों टहनियों आदि को इकट्ठा करके जो है वो जला देना चाहिए। तो जो कीट ग्रसित जो है पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, फूल होते हैं, उनको इकट्ठा करके जो है वो जला देना चाहिए, जिससे इनका प्रभाव अन्य पौधों पर जो है वो ना होने पाए। इसके अलावा जो है वो
फसल में जैसे ही कीट का प्रकोप अधिक दिखाई दे, यदि कीट का प्रकोप जो है अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है इस फसल में, तो कई प्रकार के कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, जिसको जो है वो छिड़काव करके हम कीट का नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। जैसे हम जो है वो इसमें थायोमिटॉन जो है वो 25 EC को जो है वो 1.250 लीटर यानी इतनी जो है वो ग्राम मात्रा को जो है वो एक निश्चित पानी में मिला करके हमको छिड़काव जो है वो करना चाहिए। इसी प्रकार से इंडोसल्फान 35 EC है, पेंटोथ्रोप 30 EC है, इसकी ये मात्रा को डालना चाहिए। डाइमेक्रोरॉन 85% SL है, इसको इस्तेमाल करें। कार्बारिल 50% है, इसको भी हम जो है वो, ये तमाम प्रकार के जो है वो रसायन हैं जिसको हमको अगर ज़्यादा मात्रा में फसल में किस कीट का इन्फेस्टेशन हो गया है तब हमको जो है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो है वो इन रसायनों का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो यदि इस कीट का प्रकोप भिंडी की फसल पर यानी आपकी लेडी फिंगर होती है भिंडी की फसल पर है तो इंडोसल्फान अथवा DDBP का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। यानी अगर भिंडी की फसल हम सब्जियों के रूप में लेते हैं तो ये जो इंडोसल्फान होता है और DDBP होता है ये काफ़ी हानिकारक जो है वो रसायन जो है होते हैं। ये हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी मात्रा में ज़्यादा जो है वो नुकसानदायक होते हैं, तो हो सके तो इनका प्रयोग जो है फसल पे जो है वो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जिसको हम नेचुरल एनिमीज़ बोलते हैं। नेचुरल एनिमीज़ कुछ हमारे प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो है इनकी संख्या को जो है वो नियंत्रित करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि कुछ प्राकृतिक यानी पैरासाइट्स और प्रेडिएटर होते हैं जो इनकी संख्या को जो है वो नियंत्रित करते हैं। तो कुछ पैरासाइट्स होते हैं, लार्वल पैरासाइट होते हैं, एक पैरासिटोट्स होते हैं जो इनके ऊपर जो है वो इनको भक्षण करके इनके ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं और इनके जो है एग्स को लार्वा को जो है वो नष्ट कर देते हैं। यानी परजीवी जो दूसरे पर अपना जीवन यापन करे। तो इस कीट के ऊपर कुछ अन्य कीट की प्रजातियां होती हैं वो जो है अपना जीवन यापन जो है उस पर करती हैं। तो जैसे क्या हो गया, जैसे जो है वो ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, जो ट्राइकोग्रामा स्पीसीज है उसके जो है वो क्या है, वो कीट के अंडों परजीवी होता है, यानी अंडों पे अपना जीवन निर्वाह जो है वो करता है। इसी प्रकार से माइक्रोबिरकॉन लिफ्रोई, माइक्रोबिरकॉन हेबेटोसेस, इलास्मा स्पीसीज होता है, चेल्सिस स्पीसीज होता है, चिलोनिस लाइफ साइकिल होता है। ये सारे जो है क्या होते हैं, ये एक प्रकार के सूढ़ी पर परजीवी होते हैं, यानी ये जो है वो लार्वल परजीवी के नाम से जो है वो जानते हैं इसको, लार्वल पैरासिटॉइड्स। ये जो आपका ट्राइकोग्रामा होता है ये आपका एक पैरासिटॉइड होता है, एक्स पैरासिटॉइड्स, यानी ये क्या करता है, जो ट्राइकोग्रामा स्पीसीज होता है ये जो है वो अंड परजीवी होता है। ये जो है वो अंडों को परभक्षी करता है, अंडों के ऊपर अपना जीवन यापन जो है वो करता है। और जो ये अन्य स्पीसीजेज हैं ये जो है वो सूढ़ी परजीवी होते हैं, यानी लार्वल परजीवी। इनकी जो इरिस वेटिल्ला होता है, स्पॉटेड बॉल वर्म होता है, उनकी सूढ़ियों पे अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं। तो सूढ़ियों को कौन नष्ट करता है, ये जो है इतने हैं ये सूढ़ी परजीवी होते हैं। और जो ये ट्राइकोग्रामा स्पीसीज होती है ये अंड परजीवी होता है, या फिर इसको एक पैरासिटॉइड के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये सारे जो है वो कुछ महत्वपूर्ण नियंत्रण हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण नियंत्रण के उपाय थे जो मैंने आपको जो है वो बताया। तो ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कीट था आपके कॉटन की फसल का। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। कल हम फिर से जो है वो नए टॉपिक के साथ आपसे जो है वो फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।